Hello students, on your demand we will study about the theory of alpha disintegration और Gamow थ्योरी, जिसको गैमो थ्योरी भी बोल देते हैं। आपको पता है कि जो भी न्यूक्लियाई जिनका मास मोर देन 200 है, जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर पता है, मान लीजिए ये हमने एटम को रिप्रेजेंट कर दिया, ये ए और जेड, ये क्या कहलाता है, उसका मास, एंड जेड इज इट्स एटॉमिक नंबर। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनमें मास नंबर ए इज़ मोर देन 200 वो कैसी न्यूक्लियाई होती हैं, वो न्यूक्लियाई होती हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी क्यों गेन करेगी, अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल नहीं है, जैसे जैसे हमारा मास नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल नहीं रहते। तो जैसे ही ये इक्वल नहीं होंगे, मान लीजिए आपके पास प्रोटॉन ज़्यादा आ गए, तो प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स होगा, न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स होगा इनके बीच में, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स, उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये न्यूक्लियाई क्या करती हैं, किसी भी एटम को एमिट कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो एक्सपेरिमेंटली जब पाया गया कि अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, तो ये है कि अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल होता है कि जो हमारा He42 इस तरह का जब हमारा एमिशन मिलता है, इसको क्या बोलेंगे, ये पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है। अब कोई रिएक्शन ले लीजिए, मान लीजिए आपने एक एक्स मॉलिक्यूल ले लिया, ए और जेड इसका, तो जो हमें, ये तो हो गई पेरेंट न्यूक्लियाई जिसका हमें कराना है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसलिए ही बोलते हैं, दे आर नॉट स्टेबल, एंड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को एमिट करते हैं, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी वो एमिट करते हैं। तो एक्स जो हमें डॉटर न्यूक्लियाई मिलेगी अल्फा पार्टिकल के केस में, Z को हमने 2 से माइनस कर दिया, प्लस में He42 प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये आपको समझ आया। कोई भी मॉलिक्यूल, अनस्टेबल मॉलिक्यूल किसी भी अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है तो उसका मास नंबर, अब देखो 4 से ये डिक्रीज किया क्योंकि 4 यहाँ पे आ गया, 2 से ये डिक्रीज किया क्योंकि 2 यहाँ पे आ गया, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो ऐसा करते हैं। अब जो अल्फा पार्टिकल होता है हमारा He42, इसकी कुछ एनर्जी रेंज होती है कि इसके पास मैक्सिमम एनर्जी ये कितनी होल्ड कर सकता है। कुछ एनर्जी यहाँ आ गई, कुछ एनर्जी ये होल्ड करेगा, और ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। सारी कंडीशंस हेल्ड करेंगी तब जाके एक रिएक्शन कंप्लीट होगी। He42 ये 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को जो है कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कि अल्फा पार्टिकल एमिट कब होगा, कौन सी कंडीशन होगी। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी अगर इसकी एनर्जी से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, इस मॉलिक्यूल में से निकल आएगा, और इसकी एनर्जी के लिए हमने पोटेंशियल, और इस जो ये मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, देखिए ये इसका हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गई इसकी डिफरेंट शेल हो गई। अब ये जो न्यूक्लियस है, अगर इसमें से निकलने की पावर इसकी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, बाहर निकल आएगा। बाहर निकल आएगा तो इट मीन्स अगर मैं इसकी रेडियस और इसकी एनर्जी, मीन्स इसका पोटेंशियल की ये कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, कितना ये कंडक्ट करके रख सकता है, और उसका रेडियस के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो किस तरह का मुझे ग्राफ मिलेगा, इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया हमें ग्राफ, ये हो गया इस तरफ इसकी रेडियस और इस तरफ इसकी ये V पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल V इंटू में चार्ज Q, ठीक है।
कितना होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो z-2 हो रखा है तो z-2 और दूसरा कितना होगा 2e डिवाइडेड बाय में r। ये पोटेंशियल का फॉर्म हो गया। ठीक है, पोटेंशियल को एक r से और एनर्जी को फोर्स को r पावर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का अब हमें ग्राफ मिला। ये हो गया न्यूक्लियस की स्टडी, मतलब मॉलिक्यूल जो हमारा कौन सा हीलियम है वो यहाँ पे है। अब अगर मैं इस बैरियर की हाइट का कैलकुलेट करूँ, ये निकालूँ कि ये कितनी एनर्जी का है। अगर इसकी एनर्जी इससे कम हो तो ये क्या हो सकता है, यहाँ से बाहर आ सकता है। अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यूरेनियम का एग्जाम्पल ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी काउंट करने के लिए बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z-2 इंटू 2e। अब यहाँ पे क्या करेंगे z-2 इंटू में इसका चार्ज और मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फॉर यूरेनियम 238 का एग्जाम्पल ले लो, 235 का ले लो। यूरेनियम 235 का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की सभी को वैल्यू पता है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में यूरेनियम 235 ले लिया और 92 क्या हो गया z हो गया। तो 92 माइनस में कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2e कितना हो गया 2e स्क्वायर, और e की वैल्यू कितनी होती है 1/4 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय में r कितना होगा, ये रेडियस होती है। जो रेडियस किसी भी मॉलिक्यूल कितनी लाई करती है, रेडियस मान लीजिए इसकी कितनी होती है, स्टैंडर्ड 10 to 14 में जो है इसकी रेडियस है 10 फर्मीमीटर में होगी और 14 फर्मीमीटर में होगी। फेम्टोमीटर में हम रेडियस को मेजर करते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आई है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकल के आई है। पोटेंशियल एनर्जी होती है 25 टू 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है किसी भी जब हम लेते हैं। ये बैरियर की 25 to 26 है और हीलियम जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है उसकी एनर्जी रेंज है 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम जो लाई करती है। अब देखो अगर कोई मोर एनर्जी वाली वॉल है और आप यहाँ पे हैं तो क्या आप इस वॉल को क्रॉस कर पाएंगे तोड़ के, अगर आपकी एनर्जी कम है? नहीं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाना अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट है कि हीलियम मॉलिक्यूल हमें मिलता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक थ्योरी लगेगी, दैट इज जो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का क्या मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जब आपका कोई भी पार्टिकल ये कोई पार्टिकल है, यहाँ से इसके ऊपर क्या रहेगी, ड्यूल नेचर होगा। ये पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है, इसकी क्या होगी एक वेव होगी। इस वेव की कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी रहेगी और वही ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का कॉन्सेप्ट है कि ये इस बैरियर को ओवरकम नहीं कर पा रहा लेकिन इसकी वेव जो है इस बैरियर में जा सकती है, तो उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। देयर इज सम, और इस वेव का जो ये यहाँ पे वेव थी, यहाँ पे जो वेव हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड की मिलेगी। ठीक है, कैसी प्रोसेस है ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने वाली ये एक प्रोसेस है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टनलिंग होगी। तो जो हमारा ग्राफ था इस तरह का, यहाँ पे क्या था V और R के बीच में जो हमारा ग्राफ था, V हियर इज R, यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल है अल्फा पार्टिकल है, इसकी क्या होगी एक वेव होगी और वो वेव क्या करेगी, यहाँ से टनल करके यहाँ से जाएगी और ये जिस रेंज में चलेगी उसको रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये इसकी पोटेंशियल हाइट होगी। ये एज अ पार्टिकल इन अ बॉक्स की तरह वैसे बिहेव कर रहा है कि अगर ये इस बैरियर को इनफाइनाइट लेंथ का यहाँ पे बॉक्स है तो यहाँ पे क्या रहेगी, इसकी वेव की जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी हम क्या करके चलते थे, psi1 psi2
psi3। उसके वेव फंक्शंस को मान लेते थे पार्टिकल इन अ बॉक्स को यहाँ से। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन एंड दिस इज थर्ड रीजन। तीनों के लिए अलग अलग ए ई की पावर आयोटा। इसके लिए मान लीजिए K1 मान लिया, यहाँ पे K2 हो गया, यहाँ फिर अगेन K1 हो गया, तो K1x रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो इसके तीन वेव फंक्शन होंगे, तीनों वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तीनों वेव फंक्शन ए ई की पावर K1x प्लस बी ई की पावर आयोटा K1x, तीनों टर्म। बी ए किसके लिए कोफिशिएंट था, ए था यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए, एक था रिफ्रैक्शन के लिए। दो हमारा कि यहाँ से वेव आ सकती है और वापस भी जा सकती है। तो इंसिडेंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ए और बी लेके चले थे। और सेकंड में क्या होगा, सी और डी होगा, और फोर्थ में क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से जाने के बाद इसके वापस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। लास्ट में जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है कि क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग हमने एक्सप्लेन कर दी, हम इसके वेव फंक्शन को भी बता देंगे कि पहले वाला रीजन लो पोटेंशियल, सेकेंड रीजन में यहाँ पे वी नोड पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तीनों पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर देंगे, तीनों वेव फंक्शन लिख देंगे। तीनों वेव फंक्शन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। जो टोटल इसका रिफ्लेक्शन होगा, टोटल ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा, वो कितना होगा, टोटल ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा इसका, जो इसकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी होगी वो टीपी कितनी होगी, टीपी होगी e⁻²2 K2 इनटू में ए। अगर हम इसकी लेंथ ए लेके चलते हैं तो ए ले लेंगे, एल लेके चलते हैं तो एल ले लेंगे, तो 2 इंटू में K2L। और K2 क्या है, K2 हमने पढ़ा है वेव फंक्शंस को, जब हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो K2 कितना है, K2 है आपका 2m e−v वेयर v इज ग्रेटर देन e, सॉरी v इज ग्रेटर देन e, तो v−e डिवाइडेड बाय में h कट। अगर देखो, अगर मेरा पास एच कट इक्वल टू 0 हो जाए, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एच कट कुछ होता ही नहीं, अगर एच कट 0 हो जाए तो e⁻∞, तो ट्रांसमिशन जो हमारा जो हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट लेके चल रहे हैं वो 0 हो जाएगा एज h टेंड्स टू 0। तो ये क्लासिकल के अकॉर्डिंग भी सेटिस्फाई हो गया और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी सेटिस्फाई हो गया।